हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज। इस बार थोड़ा सा प्लान में चेंज है। ये दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर 2022 का और जनवरी 23 का पूरा एक साथ होगा। तो उसके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे है लिस्ट में। फर्स्ट है एसटी लिस्ट, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में कुछ चेंजेस की जा रही हैं, उसके बारे में है। देन एनजेसी, जो नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में है, यानी कि ये पहले एनजेएसी था, उसको चेंज करके फिर से एनजेसी लाया जा रहा है। राइट, ये इसके जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की के कॉन्टेक्स्ट में है। देन आदर्श ग्राम योजना, ये एक जो स्कीम है गवर्नमेंट की। फैमिली पहचान पत्र, ये जेएनके से रिलेटेड है। ठीक है, तो जेएनके से कुछ भी होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन पर्सनालिटी राइट्स, ये अमिताभ बच्चन से रिलेटेड है। डीजी यात्रा, ये एक टेक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देन कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ये तो जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है। आरबीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। उसके बाद विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही थी। अभी चर्च ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था इसके ऊपर केरला में। इसके ऊपर है एनएसए मीट, जो फर्स्ट टाइम सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है उनके साथ मीट की जा रही है एनएसए की, तो उसके ऊपर ये टॉपिक है। वासेनार अरेंजमेंट, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यूएनएससी, यूएन से इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना। सार्क, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट। चार्ट बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। तब रिसेंट अभी कुछ महीनों में अगर एआई की फील्ड में कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है या फिर कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है तो चैटबॉट, यानी कि चैट जीपीटी, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यू शुड ट्राई इट। ज़ॉम्बी वायरस, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल एंड एयर ब्रीदिंग इंजन्स। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इस फर्स्ट लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके देखते हैं कि क्या है उनके बारे में। बिल्स टू मॉडिफाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसको मॉडिफाई की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को का कहना है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका, कि और भी लोग शेड्यूल ट्राइब में ऐड किए जाने चाहिए। तो शेड्यूल ट्राइब है जो 4 स्टेट्स में चेंज किए जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये 4 स्टेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये 4 स्टेट्स है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राइट, अब जो इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं यहाँ पे, वैसे इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं वो एक है कि द लोकुर कमेटी 1965 जो रिपोर्ट आई थी उसी के रिकमेंडेशन पे ये लिस्ट में काम किया जाएगा। एंड ये 4 स्टेट्स, बस ये 4 स्टेट्स का आपको नाम ध्यान में रखना है। और ये कमेटी, तो अगर कभी पूछा जाता है तो कमेटी ही पूछा जाएगा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये काम की गई थी या फिर की जा रही है। राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो हमारा पहले 2014 में एक्चुअली एक बिल आता है, जो मैं आगे दिखा दूं, एनजेएसी जिसको कहते हैं, एनजेएसी, ये 2014 में आता है, अगस्त 2014 में। इसका पर्पस क्या होता है कि अभी जो करंट सिचुएशन है, जो हमारे जुडिशरी है लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर होता है, की मदद से होता है। यानी कॉलेजियम सिस्टम इज देयर टू मेक श्योर व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल गेट इनटू द जुडिशरी लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसके अंदर अभी जो पूरी की पूरी जो बागडोर है, कह सकते हैं, पूरा कंट्रोल जो है वो जुडिशरी का ही है। तो इसमें हमेशा ये ब्लेम किया जाता है कि इससे नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है और इनएफिशिएंट लोग जो है वो ऊपर जुडिशरी में पहुंच जाते हैं। सरकार इसमें चाहती है कि हमारा इंटरवेंशन हो, यानी पार्लियामेंट का इंटरवेंशन हो उसमें, और वो इसके लिए बिल लाना चाहते हैं जो 2014 में ऑलरेडी आया था, एनजेएसी। राइट, जो लोग कॉलेजियम के अगेंस्ट होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। अब इसमें क्या था, 99th अमेंडमेंट आता है और इसमें एनजेएसी बिल एक्ट, वो एक्ट पास कर दिया जाता है, सरकार उसको पार्लियामेंट में एक्ट पास कर देती है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। राइट, अब इसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चला जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो जुडिशरी चाहती है कि अपना अपॉइंटमेंट खुद से करे, सरकार कहती है कि उनका अपॉइंटमेंट हम करेंगे, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द पीपल, सो वी शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी लाइक जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होना चाहिए या फिर अदर जजेस कौन होने चाहिए। राइट, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस बिल में क्या है। रेगुलेट्स, ये बिल किस बारे में है, रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ये क्योंकि एक पुराना मैटर है और फिर से ये रिवाइव हो गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इस बिल से रिलेटेड ना पूछे तो एनजेएसी से पूछेगा कि आखिर एनजेएसी में क्या था, ठीक है ना, या फिर इस बिल से तो पूछ ही सकते हैं। राइट, सो ये क्या अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑल्सो, कि किस जज को हटाना है, इसके बारे में भी ये बिल होगी।
राइट। द बिल एम्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ टू बी फॉलोड बाय नेशनल जुडिशियल कमीशन, एक कमीशन बिठाई जाएगी जिसमें कुछ लोग बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे, फॉर रिकमेंडिंग पीपल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। राइट, तो ये पूरा मैटर है इसके अंदर। उसके बाद रिमूवल में भी, जो जस्ट मैंने बताया कि ये रिमूवल वाले मैटर में भी हस्तक्षेप करेगा। अब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2015 में एनजेएससी बिल को नल एंड वॉइड कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है। उनका कहना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट का यानी कि लेजिस्लेटिव का या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जुडिशरी के वर्किंग में, उनके फंक्शनिंग में। राइट, इसलिए अब हम देखते हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर्स, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर है इसके अंदर। एंड आर्टिकल यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। एंड आर्टिकल 217 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात करता है। राइट, देन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं कि जजेस को कैसे अपॉइंट करना है। ये सिर्फ इतना कहता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस। अब कौन किसको अपॉइंट करेगा, मतलब किन लोगों को अपॉइंट करना है, जिसके बारे में कोई बात नहीं है। और हमेशा इस बात पे चर्चा रहती है, झगड़ा रहता है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, कि कौन किसको अपॉइंट करेगा। राइट, तो ये पूरा मैटर इसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कि हो सकता है सवाल में ये पूछा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्रेस प्रोविजन है कि किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। सो देयर इज द आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन whom should be appointed as who should be appointed as the chief justice or the judges of high court and supreme courts, high courts and supreme court, right? So next है point is, next topic is प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। राइट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या मॉडल ट्राइबल विलेजेस बनाने की बात हो रही है। 500 शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब 500 ऐसे विलेजेस, मॉडल विलेजेस जहाँ पे डेवलपमेंट लाई जाएगी ट्राइबल्स की, और उससे वो एक मॉडल विलेजेस होंगे, उससे रिलेटेड फिर मतलब उसको एक ऐसे पैरामीटर रख के फिर हम दूसरे और विलेजेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इसमें आपको इतना जानना है कि इसके अंदर ट्राइबल जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। फैमिली पहचान पत्र फॉर जेएन के रेसिडेंट्स। अब जेएन के रेसिडेंट्स के बारे में बात की जा रही है कि उनकी जो फैमिली पहचान पत्र बनाई जाएगी, फैमिली पहचान पत्र। ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि फैमिली पहचान पत्र जो जेएन के में बनाई जा रही है, ऐसा पहला जेएन के ही ऐसा स्टेट नहीं जिसके अंदर ये बात है, दूसरे स्टेट्स भी है, जैसे कि हरियाणा। पहली बार हरियाणा ने ही ये इंट्रोड्यूस किया था फैमिली पहचान पत्र। ठीक है, उसके बाद पंजाब में भी है ये, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने स्टार्ट किया, जिसको यूपी परिवार कल्याण कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान में, जिसको जन आधार योजना के अंदर ये ऐसा स्कीम आया है जिसके अंदर ये पहचान पत्र बनाए जाते हैं। अब ये जेएनके के अंदर भी बनाया जा रहा है। ये आधार कार्ड के जैसा नहीं होगा जिसमें एक बंदे के सारे डिटेल ही होते हैं। इसके अंदर फैमिली मेंबर्स के भी डिटेल्स होंगे, लाइक 8 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक उस पे कोड होंगे, जैसे आधार कार्ड पे 16 डिजिट के कोड्स होते हैं। सेम वे आधार कार्ड में 16 से 12 होते हैं, 12 डिजिट्स के कोड होते हैं आधार कार्ड पे, नॉट 16 9 यस 12 डिजिट्स के कोड होते हैं आधार कार्ड पे। ठीक है, मेरा आधार कार्ड नंबर मुझे याद है इसलिए मैंने जस्ट अभी काउंट कर लिया। तो यहाँ पे 8 डिजिट्स के ही अल्फा न्यूमेरिक होंगे। आधार कार्ड जो होता है उसमें सिर्फ न्यूमेरिक होते हैं, यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होंगे, जो कि जस्ट लाइक पैन कार्ड एक नंबर होगा। राइट, क्योंकि पैन कार्ड जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। तो इसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगे, फैमिली मेंबर्स के डिटेल होंगे, बंदे का डिटेल होगा, ये सारा डिटेल उसके अंदर रहेगा। पर्पस क्या है, क्यों आखिर ये चाहिए, तो बेटर डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। जो वेलफेयर स्कीम्स है स्टेट के अंदर, जो जेएनके के अंदर, वो लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच पाए, उसी की वजह के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है ना। कंटेंट्स डिटेल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के सारे मेंबर्स की डिटेल उसमें रहेगी। राइट, दूसरे स्टेट्स हैं जिनमें ऐसी प्रोविजंस हैं, ऐसे 4 स्टेट्स हैं ऑलरेडी, हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू द पर्सनालिटी राइट्स। अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन हाई कोर्ट गए थे, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वो मैटर था कि उनकी जो वॉइस है वो दूसरे लोग उनकी वॉइस को यूज़ ना करें, है ना। क्योंकि अमिताभ बच्चन अपनी वॉइस को बेचते हैं, उनके लिए ही चार्जेस, क्योंकि हम देखते हैं कि एलेक्सा में उनकी वॉइस है तो ही चार्जेस फॉर दैट थिंग। अगर वो अपनी वॉइस अलाउ करते हैं टू बी यूज्ड, ही चार्जेस फॉर दैट थिंग। तो अगर कोई फ्री में उसको यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके अगर वो चीज़ फ्री में हो जाए तो फिर उनका तो नुकसान हो जाएगा। इसके लिए वो गया कोर्ट में, कोर्ट के अंदर मैटर आया और वो चीज़ कही गई कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है ना, कॉपीराइट एक्ट्स के अंदर भी के अगेंस्ट चला जाता है।
राइट टू पर्सनालिटी, राइट टू प्राइवेसी किस में, आर्टिकल 21 में है, एंड कॉपीराइट्स 1957 के अगेंस्ट ये चला जाता है। ठीक है, तो बस ये दो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, बाकी ये पूरा केस में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज डीजी यात्रा। डीजी यात्रा क्या है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो यू विल हैव टू वेट इन द लॉन्ग क्यू, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, टिकट दिखानी पड़ती है। तो उस क्यू से बचने के लिए आपको डीजी यात्रा की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये टेक्नोलॉजी से काम करेगा। इसके अंदर क्या है कि आपके फेशियल फीचर्स आपकी टिकट्स से कनेक्ट कर दी जाएंगी और आप इजीली सीमलेसली आप इजीली आप मूव कर सकते हैं। आपको मेन गेट पे प्लस बोर्डिंग पास वगैरह के लिए आपको कहीं वेट नहीं करना पड़ेगा किसी लाइन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी इजी हो जाएगा और एरर फ्री भी कह सकते हैं, एरर फ्री भी हो जाएगा। पेपरलेस एंट्री एट सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स। अभी सारे एयरपोर्ट्स पे ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 एयरपोर्ट पे ये फंक्शनल है, बाकी के और एयरपोर्ट्स पे धीरे धीरे आते रहेंगे फेजेस में। राइट, अभी क्या फर्स्ट फेज में दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी एंड तीन एयरपोर्ट्स है जहाँ पे अभी ये काम कर रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु एंड वाराणसी, 3 एयरपोर्ट्स पे। दिल्ली पे तो देखा है मैंने कि काम करता है, एंड बेंगलुरु एंड वाराणसी में भी ये है, चल रहा है। अभी जो नेक्स्ट जो 4 होंगे वो होंगे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड विजयवाड़ा, जो कि 5, यानी कि नेक्स्ट 1-2 महीने में ये फिर काम करने लगेगा बाकी के 4 एयरपोर्ट्स पे। अब डीजी यात्रा में क्या कॉन्टैक्टलेस होगा, पेपरलेस होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। वैसे ज़्यादा हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम ये पता होना चाहिए कि ये एविएशन के लिए यानी फ्लाइंग के लिए आपको अगर फ्लाइट पकड़नी है तो उसके उस पर्पज़ के लिए है, पेपरलेस है, कॉन्टैक्टलेस है। और अभी 3 स्टेट्स में ऑलरेडी 3 स्टेट में ये फंक्शनिंग है, यानी कि दिल्ली, बेंगलुरु एंड वाराणसी, एंड बाकी के 4 स्टेट्स में जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें हैदराबाद, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा, इन सारे एयरपोर्ट्स पे ये एक्टिव कर दिया जाएगा। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि ट्रू कॉलर हम यूज़ करते हैं और उसमें सामने वाला जो कॉल करता है हमें, तो हमें पता चल जाता है कि वो किसका कॉल है, स्पैम है या किसका है। अगर अननोन नंबर है तो उसका नाम भी आ जाता है। सेम थिंग जो एक भारत कॉलर स्कीम है, भारत कॉलर आईडी है, वो भी एक ऐप है। तो वहाँ से, या फिर ट्रू कॉलर, ये दो ऐप्स हैं जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए ट्राई ने ऐसा प्रोविजन बनाया है कि वो हर फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल हो एज ए डिफ़ॉल्ट फैसिलिटी के फॉर्म में। इसके लिए ये सारे तामझाम किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई। आपको अब इसमें याद क्या रखना है, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन अगर कभी पूछा जाए कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बंदे की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। जो सामने से हमें कॉल करेगा, द पर्सन हु इज कॉलिंग अस विल बी नोटिफाइड टू अस कि कौन है वो, किसका नाम, उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। अब मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी की मेंबरशिप मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपोजिशन। सबसे पहले उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बात है, दैट आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट। तो उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 होते हैं गवर्नमेंट के। 3 गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय नहीं, अपॉइंटी होते हैं। और 3 होते हैं आरबीआई के, जिसमें एक एक तो उसके उनके आरबीआई के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, जो उनके चेयरमैन है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो एक वो हो गए। डेप्यूटी गवर्नर हो जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर। और एक बंदा और भी होगा जो सेंट्रल बोर्ड यानी कि आरबीआई ही अपॉइंट करेगा। तो 3 आरबीआई के मेंबर हो गए, 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। अब इनका काम क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बैंकिंग सिस्टम या फिर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन सबको कंट्रोल करने का तरीका है गवर्नमेंट का। उसके लिए सेंट्रल जो बैंक है यानी कि जो आरबीआई है, उसके पास ये सारी जो अथॉरिटी है वो होती है। इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, यानी कि रेपो रेट कितना रखना है, क्योंकि रेपो रेट से ही सारे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। रेपो रेट कितना रखना है ये सारा कुछ आरबीआई डिसाइड करेगी, राइट। अब क्या रेट होगा वो आरबीआई अकेले डिसाइड नहीं कर सकती, उसके लिए एक कमेटी है जो कि ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, सॉरी। ये जो 6 मेंबर्स की कमेटी है वो ये डिसाइड करती है, एमपीसी, ठीक है ना, कि रेपो रेट्स क्या होंगी। तो उसके अंदर गवर्नमेंट के भी 3 अपॉइंटी हैं और 3 हैं बैंक की तरफ से। ये 6 लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि रेट्स क्या होंगी और इन्फ्लेशन कितना होगा, उसके लिए क्या टारगेट्स सेट करने चाहिए, वो रेपो रेट क्या होना चाहिए। ये सारा कुछ ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर इन्होंने डिसीजंस क्या क्या दिए हैं। 6.8% इन्होंने नया जो ग्रोथ रेट है वो इनका नया एस्टिमेट है, क्योंकि पहले ये 7% था। 2022-23 पीरियड जो है हमारा, यानी जो 23 अभी जो खत्म होने वाला है 2022-23 का, उसके अंदर ये 7% पहले था इनका। पर अब इन्होंने बोला है कि नहीं, इतना ग्रोथ रेट नहीं होगा, 6.8% ही होगा। वैसे ये डेटा आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या रेट रहेगा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आई एम टेलिंग यू हियर।
अब इन्होंने जो रेपो रेट है उसको भी 6.25% कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया है 35 बेसिस पॉइंट्स। 35 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.35%। सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी ये 6.25 हो गया है बढ़ के, राइट। तो रेपो रेट भी वैसे नहीं पूछा जाता कि एग्जाम में कि कितना रेपो रेट हो रहे है अभी करंट, क्योंकि नहीं पूछा जाता, मैंने तो अभी तक एग्जाम में नहीं देखा है। तो बट स्टिल आप अगर जस्ट जानने के लिए, पर ये हमें जानना चाहिए कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। तो आरबीआई एक्ट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है 2016 में, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है। 2016 से ही ये काम करना स्टार्ट करता है, और इसी को रेपो रेट सेटिंग, रेपो रेट पॉलिसी यानी पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट कहते हैं इसी को। रेपो रेट, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट क्या है कि अगर सपोज किसी बैंक को पैसा चाहिए इमीडिएटली, अगर उसको पैसा चाहिए तो वो या तो अपने आसपास के बैंक से पैसा ले सकते हैं, यानी जो दूसरे शेड्यूल बैंक है उनसे पैसा ले सकते हैं, या फिर वो आरबीआई के पास जाएंगे। जब आरबीआई बैंक दूसरे छोटे बैंक्स को जब पैसा देती है तो उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, ठीक है। उस इंटरेस्ट रेट के लिए आरबीआई जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, सपोज उसको रेपो रेट कहते हैं, अगर वो बढ़ा देगी तो बैंक्स के पास पैसा कम होगा, या फिर बैंक्स जो है वो दूसरे अपने कस्टमर से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उनको पैसा देंगे। तो इस तरीके से मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मार्केट जो है वो बैंक से कम बोरो करते हैं। इस तरीके से मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है उसको कम कर दी जाती है, और ऐसे कह सकते हैं कि हम मार्केट से जो मार्केट में जो पैसे की जो अवेलेबिलिटी थी, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन जो आरबीआई का कंट्रोल करने का जो तरीका है वो ये है कि मार्केट में के अंदर लिक्विडिटी को कम कर दी जाए। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी की अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। अगर मार्केट के अंदर मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और इससे पैसा जो है वो मार्केट में कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये हुआ रेपो रेट, जब आरबीआई छोटे बैंक्स को पैसा देगी वो रेपो रेट है। जब आरबीआई छोटे बैंक से पैसा लेगी दैट इज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब उसमें क्या है कि मार्केट जो है सब कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक्स को लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट तो इतना मिल नहीं रहा, तो आरबीआई को ही पैसा दे देते हैं। तो बैंक्स क्या आरबीआई के पास पैसा लेके चली जाती है कि आप ये रख लो, हमारे को इंटरेस्ट रेट दो। तो उस समय भी मार्केट से पैसा निकल जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों तरीका जो है वो पैसा कंट्रोल यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका है। अब अगर सपोज मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ानी है, जैसे इन्फ्लेशन रिसेशन हो गया है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, तो बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा, उसके लिए आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को कम कर देती है। यानी कि बैंक्स जो है वो उनको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा पैसा लेने में, तो बैंक्स जाएंगे आरबीआई से पैसा लेंगे और सस्ते रेट पे लोगों को पैसा देंगे, इन्वेस्टर्स को, कि आप इन्वेस्ट करो। तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और उससे फिर जो बिजनेस इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलेगा। तो इस तरीके से इन शॉर्ट आरबीआई जो है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस का जो ग्रोथ है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इसके बीच में जो बैलेंस है वो थ्रू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा यहाँ पे। उसके बाद इट इज की डिटर्मिनेंट टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, जस्ट यहाँ पे मैंने वही बात अभी समझाई है कि जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो है वो की डिटर्मिनेंट है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने ये चीज़ ऑलरेडी हमने देख लिया है। देन उसके बाद एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर जो डिसीजंस होते हैं दैट इज बाइंडिंग ऑन द बैंक, यानी कि आरबीआई या फिर दूसरे बैंक्स जो है। तो यहाँ पे जो जो भी डिसीजन होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो आरबीआई को फॉलो करना होगा, उसमें आरबीआई के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, और उसके अंदर अगेन ये ग्रोथ रेट की बात की गई है, तो हम इस डेटा पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये डेटा नहीं पूछा जाएगा। पर हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। उसके बाद विजिंजम जो है पोर्ट प्रोजेक्ट, ये केरला का एक पोर्ट है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट की जा रही है। प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ के जो फिशर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर चर्च भी इन्वॉल्व है, राइट। अब इसमें जो अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इस पोर्ट को बनाना चाहती है। अब अगर ये पोर्ट बन जाता है तो हमारा क्या श्रीलंका से, सऊदी से, राइट, उसके बाद जो मिडिल ईस्ट आई मीन जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनसे प्लस सऊदी से, श्रीलंका से, ये सब जगह पे हम आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। प्लस जो उनकी शिप्स आती हैं वो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट, यानी कि वो यहाँ पे रुक सकती हैं, उनको रिपेयर मिल सकता है, उनको तेल मिल सकता है, तो इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे इस पोर्ट की सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं कि आखिर ये पोर्ट, पहले सिग्निफिकेंस समझते हैं, फिर हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है।
सिग्निफिकेंस क्या, इट इज बिलीव दैट द अल्ट्रा मॉडर्न पोर्ट, उसको मॉडर्न बनाया जाएगा ऑब्वियसली, क्लोज टू मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, राइट, ठीक है ना, जिसमें कोलंबो, सिंगापुर, दुबई, ये सारे जगहों पे जो ट्रेड होता है उसी रूट के अंदर ये के बीच में आएगा, तो शिप्स वहाँ पे रुकेंगी, राइट। अब उससे क्या होगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट आएगी, फिर हम यहाँ पे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, हम उनको भी शिप कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रेड होगा। उसके बाद अब इसमें आखिर प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, फिशरमैन जो है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनका कहना है कि सपोज ये यहाँ पे इंडिया का मैप है, केरल, कर्नाटक, ये केरला है, तो यहाँ पे ये पोर्ट है, राइट। अब सीन क्या है कि जो पोर्ट बनाई जा रही है वो यहाँ पे मिट्टी खोदी जाएगी, ठीक है ना, तभी तो पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा चाहिए, राइट, ताकि शिप जो है वहाँ पे डॉक कर सके। तो अब जो फिशरमैन, उनका कहना है कि क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्रिलिंग हो रही है उसकी वजह से जो फिश है वो दूर चले गए हैं, है ना, और ये जो फिश यहाँ पे दूर चले गए हैं, तो अब ये जो फिशरमैन है उनको दूर तक जाना पड़ता है, तो उनका तेल ज़्यादा खर्च होता है, केरोसिन ज़्यादा खर्च होता है, तो वो केरोसिन पे सब्सिडी मांग रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो केरोसिन माफिया है, जो लोग उनकी बोट्स को केरोसिन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि केरोसिन का उनको जो रेट है वो उनके लिए उसको उसके लिए उसको एक कह सकते हैं कि उनको सब्सिडी चाहिए। सो ये इनका पूरा का पूरा जो है प्रोटेस्ट का गेम प्लान है, राइट। अब देन ओके, ये था हमारा हमें याद क्या रखना है इसमें कि ये जो पोर्ट है वो केरला में है, ये विजिंजम पोर्ट जो प्रोजेक्ट ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये केरला में है, ठीक है। उसके बाद कौन सी कंपनी इसके अंदर है, अडानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व है, राइट। और इससे फायदा क्या होगा कि हमारा कोलंबो, सिंगापुर, दुबई, ये सारे जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स हैं उससे हम आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, या फिर उनकी शिप्स हमारे यहाँ डॉक कर सकते हैं, राइट। प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे कि इसका क्या रीजन है, क्योंकि मेंस का पार्ट क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है, पर स्टिल जस्ट नॉलेज के लिए, ताकि कॉन्टेक्स्ट दिमाग में बना रहे। एनएसए मीट फर्स्ट टाइम हो रही है सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ, सेंट्रल एशिया कंट्रीज का जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इसलिए हमें इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज हैं। ये एक्चुअली पांचों के पांचों कंट्रीज यूएसएसआर के पार्ट थे, उनके मेंबर्स थे, लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यूएसएसआर जो अभी रशिया बन चुका है, ठीक है ना, तो ये सारे कंट्रीज जो थी वो यूएसएसआर के ही मेंबर्स थे। जब वो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो ये कंट्री सारी की सारी बाहर निकल जाती है और फ्री हो जाती है। तो अभी हमारी जो एनएसए हैं वो उनकी मीट हो रही है इनकी एनएसए के साथ, ताकि सिक्योरिटी हम अच्छा प्रोवाइड कर सकें, यहाँ पे टेररिज्म को कंट्रोल कर सकें, प्लस टेररिज्म का जो रूट है वो उससे होके ना आए हमारी तरफ, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस एनएसए मीट में सेंट्रल एशिया में ये 5 कंट्रीज है, ये हमें पता रखना चाहिए, और एनएसए की मीट ये फर्स्ट टाइम इन 5 कंट्रीज के साथ की जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम एनएसए की मीट हुई है सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज के साथ, उनका नाम बताइए, तो ये नाम आप आसानी से बता सकते हैं। देन वासेनार अरेंजमेंट, अब ये क्या है, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है अराउंड द वर्ल्ड इनसाइड द कंट्री, उसमें हम बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ों की जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि एक न्यूक्लियर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल से भी अटैक कर सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, मिसाइल अटैक हो सकता है। तो कंट्रोल हमारा जो एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सारी चीज़ों का जो ट्रांजैक्शन है वो उन ऐसे कंट्रीज के पास ना जाए जो कि अपने आप में एक रॉक नेशन है, रॉक नेशन, या फिर टेररिस्ट स्टेट है। लाइक अगर कल को अफगानिस्तान, तालिबान के पास अगर न्यूक्लियर आर्म्स चले जाएं तो क्या होगा, फिर तो बहुत तबाही हो सकती है, राइट। तो फिर हम उसको, टेरर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके पास ना जाए। ऐसे छोटे छोटे 4 ऐसे ग्रुप्स हैं, जो जैसे एक वासेनार अरेंजमेंट हो गया, देन आई टेल यू एक यहीं ओके सॉरी यहाँ पे एक वासेनार हो गया, देन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो एनएसजी के नाम से जाना जाता है। इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना ने ब्लॉक कर दिया था हमारी मेंबरशिप यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, एंड एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अब ये सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं। जैसे एनएसजी जो है न्यूक्लियर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। देन जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की ट्रांजैक्शन ना हो उन कंट्रीज के साथ जो अपने आप में ही एक रॉक नेशन है या फिर टेररिस्ट स्टेट है।
देन MTCR जो है मिसाइल या फिर रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो उन स्टेट्स के पास ना पहुंचे, उसको कंट्रोल करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसे स्टेट्स के पास ना जाए, ऐसे नेशन के पास ना जाए जो अपने आप में एक रॉग नेशन है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन सारी टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे को अगर सपोज मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल यानी कि यूरेनियम चाहिए, रेडियो एक्टिव आइटम चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल है प्लस जो टेक्नोलॉजी है वो उन कंट्रीज के पास नहीं जाने चाहिए, ये इनका मेन मोटो है। अब हम समझते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वासेनार अरेंजमेंट जो है इसमें इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। चेयरमैनशिप 1 जनवरी 2023 से इंडिया इसका प्रेसिडेंट बनने जा रहा है पूरे 1 साल के लिए, राइट। तो इसमें क्या, अज्यूम द चेयरमैनशिप फ्रॉम 1 जनवरी 2023। ये वियना में इसकी सेक्रेटेरिएट है, ठीक है ना। और यस, तो इंडिया को ये प्रेसिडेंटशिप मिलनी जा रही है। वासना अरेंजमेंट जो है वो वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। वो इन्हीं सारी जो मटेरियल होते हैं उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है। कौन सी कंट्रीज को जाना चाहिए, किस कंट्री को के साथ एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। इसमें 42 मेंबर्स हैं। ड्यूअल यूज गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पीस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सिविलियन पर्पस के लिए या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए भी, उनको कहते हैं ड्यूअल यूज गुड्स। लाइक यूरेनियम। यूरेनियम को हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पावर रिएक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन फासिनार अरेंजमेंट की जो सेक्रेटेरिएट है वो ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। 42 मेंबर्स हैं इसके अंदर नेटो एंड यूरोपियन यूनियन एंड 8 नेटो इसके अंदर मेंबर्स हैं। इंडिया जो है वो 2017 में इसका मेंबर बनती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया 27 में इसको ज्वाइन करती है। 1 जनवरी से इसका हम मेंबरशिप लेने जा रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप लेने जा रहे हैं, यानी हम इसको चेयर करेंगे। चेयरमैन की जो पोस्ट होगी वो इंडिया को मिलने जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना इसका काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है कि इंडिया 1 जनवरी 2023 से चेयरमैनशिप लेने जा रही है। इसके सेक्रेटेरिएट ऑस्ट्रिया वियना में है। उसके बाद इसके अंदर 42 मेंबर्स हैं जिसके अंदर नेटो एंड EU के मेंबर्स भी हैं, राइट। इंडिया को 2017 में इसकी मेंबरशिप मिलती है। प्लस इंडिया सिर्फ NSG का मेंबर नहीं है, बाकी इन सारे MTCR ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इन सारे के मेंबर्स हम ऑलरेडी हैं। जो NSG का मेंबर नहीं है हम, क्योंकि हमने NPT साइन नहीं किया। NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, जो 1970 में साइन होता है, राइट। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका मेंबर हम नहीं है, क्योंकि हमने अगर उसका बन जाते हैं तो हम हमारे जो न्यूक्लियर आइटम्स हैं, जो हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड है, उसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ सकता है, राइट। या फिर हम और भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। पर हमने ऐसा साइन नहीं किया क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मेथड है, डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है, राइट। डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज के पास ऑलरेडी वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, पर हमारे पास नहीं है, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी एंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी हमारी सबसे बड़ी है, क्योंकि उसी चाइना से भी हम आगे निकल चुके हैं, राइट। तो ये वासनार अरेंजमेंट के बारे में कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, 1996 में ये इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद कोल्ड वॉर एरा का ये के टाइम से ये चलता है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मटेरियल और कंपोनेंट्स कंट्रीज और एंटिटीज विच अंडरमाइन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जैसे मैंने बताया कि वो उस टाइप के कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी या फिर रॉ मटेरियल नहीं जाना चाहिए जो अपने आप में एक टेररिस्ट स्टेट है, राइट। 32 मेंबर्स है। P5 के भी इसके मेंबर्स एक्सेप्ट चाइना इसके मेंबर नहीं है वासेनार अरेंजमेंट का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चाइना ने हमारे NSG की मेंबरशिप रोकी थी, पर चाइना वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है। देन 2017 में ये सब चीज़ें तो मैंने जस्ट अभी फिर से बता ही दी है पहले ही। तो 2017 में हम इसके मेंबर बनते हैं, लेकिन NSG का मेंबर हमारे पास नहीं है, राइट। इसका सेक्रेटरीट ऑस्ट्रिया में है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एट UNSC। ये एक पुराना टॉपिक है एक्चुअली, पर मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि UNSC से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। अब UN सिक्योरिटी में हमारे जो मेंबरशिप है यहाँ पे 5 सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट, जो 2 साल के लिए मेंबरशिप उनकी आती है, राइट। अब इसमें क्या इंडिया को उसकी जो एक्चुअली जो UNSC जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर मंथली बेसिस पे प्रेसिडेंटशिप रोटेट होती रहती है, यानी 15 मेंबर्स जो हैं उसमें से 15 मेंबर्स में से हर महीने किसी दूसरी कंट्री के पास उसकी मेंबरशिप चली जाती है। इंडिया ने दिसंबर
इंडिया हैड अर्लियर 2021 के अगस्त में हमने प्रेसिडेंटशिप ली थी, और 2022 के दिसंबर में भी हमने यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप ली है। तो ये दो डेट्स आपको याद रखने हैं, दिसंबर 2022 एंड अगस्त 2021। बाकी इसमें अभी हमारे काम का ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ है कि 7 टाइम्स हमने ऑलरेडी यूएनएससी की मेंबरशिप ले रखी है, ये 8वां टाइम है हमारा 2022 वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद यूएनएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दूं। तो सबसे पहले तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है यूएनएससी के, उसका एक पार्ट है यूएनएससी, सॉरी यूएन के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसका एक पार्ट है यूएनएससी। यूएनएससी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव जो कि कैबिनेट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, इन सब का जो एक छोटा सा ग्रुप है जो सारे मेजर डिसीजन लेती है कि सरकार को कैसे चलाना है, क्या करना है। यूएनएससी भी एग्जैक्टली सेम काम करती है। पूरे यूएन को आप वर्ल्ड पार्लियामेंट समझ सकते हैं, और यूएनएससी जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है। यहाँ पे द यूएन चार्टर वेस्ट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू द यूएनएससी। यानी कि जो यूएन जो है वो, यूएन चार्टर जो है वो यूएनएससी को जो प्राइमरी जॉब है वो क्या देती है, मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट। ये काम है यूएनएससी का। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ काम है जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे कंट्री के अंदर है वो करती है, राइट। हेडक्वार्टर जो है यूएनएससी का वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद फर्स्ट सेशन लंदन में होता है। मेंबरशिप जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जो है वो यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और G4 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील, ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबरशिप मांग रही है, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपनी मेंबरशिप को बनाने के लिए, परमानेंट मेंबरशिप। क्योंकि यूएन जो है वो एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और उसके अंदर दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे पॉपुलस कंट्री है, वही उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी गई है। तो दिस इज अनफेयर होना, है ना। तो इसके लिए हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। G4 उसके बारे में, G4 का मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, ब्राजील, जापान और इंडिया एंड जर्मनी, ये 4 कंट्रीज जो है जो अपनी परमानेंट सीट्स मांग रहे हैं यूएनएससी में, राइट। उसके बाद कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए टेररिज्म से रिलेटेड। 1267 जो अलकायदा एंड दाइश से रिलेटेड है, एंड 1373 है जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है एक। तो ये दोनों जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कभी भी, क्योंकि यूएन से रिलेटेड चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो 1267 है दाइश एंड अलकायदा से रिलेटेड, एंड 1373 है टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड। उसके बाद 1540 है, ये रेजोल्यूशन है वो अगेंस्ट न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स है, नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी की, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो फर्दर कंट्रीज के पास नहीं जानी चाहिए, राइट। देन वोटिंग जो है 1 मेंबर के पास 1 वोट है, यानी कि इक्वल वोटिंग है परमानेंट मेंबर्स के पास। और इनके पास वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर का मतलब होता है कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा है, तो अगर पांचों जो P5 मेंबर्स हैं, यानी परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, अगर उनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया, तो वो बिल पास नहीं होगा, वो उस पे काम नहीं किया जाएगा, राइट। इंडिया जो है 7 टाइम्स ऑलरेडी वो मेंबरशिप ले चुकी है परमानेंट यूएनएससी के अंदर, नॉट परमानेंट यूएनएससी के अंदर। और 8th टाइम है जो उसका 21-22 का जो मेंबरशिप है। उसके बाद 43 पीस कीपिंग हमने मूवमेंट्स, पीस कीपिंग हमने मिशंस भेजे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, राइट। Okay, so our next topic is India's import dependence on China. So अभी यहाँ पे हम इंडिया की import dependence on China के बारे में बात करेंगे। तो चाइना एक्चुअली इज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, राइट। अब चाइना कुछ टाइम पहले तक बहुत सबसे बड़ा इंपोर्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर था, पर वो चेंज होकर के अभी यूएस हो गया, क्योंकि यूएस इज आर लेटेस्ट बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, राइट। सो चाइना इज इंडिया सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस, क्योंकि यूएस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, चाइना इज एट द सेकंड पोजीशन, राइट। चाइना इज अ ट्रेडिंग पार्टनर स्टूड एट 10th पोजीशन। ये बहुत पुरानी कहानी है, लाइक 10th पोजीशन था ये 2002-3 में, but now it has become the second highest trading partner of India, and US is the US is at the first position as a trading partner of India, राइट। सो यहाँ पे हम चाइना की हम इंडिया की इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑफ चाइना के बारे में समझेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज यूएस इज द फर्स्ट, आई मीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, एंड चाइना इज एट द सेकंड पोजीशन, राइट।
अब द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यूएस एंड चाइना के बीच में जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं दोनों, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि चाइना के साथ हमारा निगेटिव ट्रेड बैलेंस है एंड यूएस के साथ हमारा सरप्लस ट्रेड बैलेंस है। मतलब हम यूएस से कम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। चाइना के साथ हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। कुछ और हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, सिंगापुर है, हांगकांग है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, राइट। बस इतना काफ़ी है। आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि चाइना इज एट द सेकंड पोजीशन एज अ ट्रेडिंग पार्टनर एंड यूएस इज एट द फर्स्ट पोजीशन एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि यूएस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि जब आप एक्सचेंज रेट की जो वॉलेटिलिटी है, क्योंकि एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उसकी वॉलेटिलिटी से बचने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक अपनी कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर एक फिक्स्ड रेट पे, है ना, वो प्री डिटरमिन्ड रेट होता है। एक्सचेंज रेट जो है वो प्री डिटरमिन्ड हो जाता है और उसी रेट पे हम अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर हम ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ और भी रीज़न है, तो उसमें जो हमें करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी रेट पे एक्सचेंज करते हैं। इसके लिए हम एक्चुअली एक फेवरेबल कंडीशन देते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर को, और यही वजह है कि हम अगर सपोज अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को वॉलेटाइल होने से बचाना चाहते हैं, तो ये जो तरीका है करेंसी स्वैप का, वो हम अपनाते हैं। अब रिसेंटली क्या है, मॉलडीव्स को इंडिया ने दिया है करेंसी स्वैप फैसिलिटी, ठीक है ना। 200 मिलियन डॉलर का जो हमने यूएसडी यानी यूएस डॉलर 200 मिलियन या 200 मिलियन यूएस डॉलर का हमने फैसिलिटी दी है हमने मालदीव्स को, राइट। अब इसके अंदर क्या एक फिक्स्ड रेट होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या करेंसी स्वैप में हमें एक्सचेंज रेट जीरो रखते हैं। सो आंसर इज नो। करेंसी स्वैप में कभी भी एक्सचेंज रेट जीरो नहीं रखते हैं, उसमें एक प्री डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है करेंसी स्वैप करते हैं। अगर हमें सपोज मालदीव की करेंसी चाहिए होगी तो हम ले लेंगे, या फिर मालदीव को इंडियन करेंसी चाहिए होगी तो वो ले लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो जो ट्रांजैक्शन है वो होती है, राइट। इससे फायदा ये होता है कि एक वॉलेटिलिटी जो होती है ट्रेड में वो बच जाती है, प्लस जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम इजिली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बिग थ्रेट टू कंट्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, राइट। तो हमने पहले भी 400 मिलियन का ये श्रीलंका के साथ किया हुआ है, राइट। आपको ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो करेंसी स्वैप होती है उसमें जीरो एक्सचेंज रेट नहीं होता है। सम एक्सचेंज रेट इज देयर, वो पहले से ही प्रीडिटरमिन्ड होता है, वो करंट मार्केट के बेसिस पे नहीं किया जाता है, राइट। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2022, ठीक है। अब मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी है। लोग पहले तो बहुत ज़्यादा संख्या में मर जाते थे, बट नाउ वी हैव अ वैक्सीन, तो इससे लोग बच जाते हैं, इससे लोग मरते नहीं हैं। अब हमें समझना ये है कि आखिर रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो पहले तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, एक एनोफिलीज मादा एनोफिलीज जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है। ट्रॉपिकल एरिया जो है, क्योंकि मच्छर के लिए मॉइस्चर एंड वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर पे ही उनके जो एग्स हैं वो तैरते रहते, फ्लोट करते रहते हैं, फिर वहीं पे वो फर्मेंटेशन होती है उनकी, फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। उसके लिए ट्रॉपिकल रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही वाटर की जो अवेलेबिलिटी उनको मिल जाती है, प्लस जो मॉइस्चर जो उनको चाहिए, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर जो उनको चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया, क्योंकि ये पूरा जो है ट्रॉपिकल एरिया में ही होता है, तो यहाँ पे मलेरिया जो है वो काफ़ी अच्छे संख्या में लोग इसके पेशेंट मिलते हैं हमें, राइट। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो है ये इसकी कैरियर है, राइट। उसके बाद एक्चुअली इसके जो पैरासाइट्स है वो जब हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे लिवर सेल्स को अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीसी, लिवर सेल्स में जाने के बाद वो आरबीसी को अटैक करते हैं। तो इस तरीके से जो एक्चुअली जो हमारा मलेरिया है वो, जब एक मलेरिया के जो पैरासाइट है वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे लिवर सेल को अटैक करते हैं, और लिवर सेल के बाद हमारे आरबीसी को, क्योंकि लिवर सेल में ही आरबीसी पहुंचता है, वहाँ पे आरबीसी को भी ये अटैक करते हैं, ठीक है ना। इसकी वैक्सीन एक्चुअली मॉस्क्यूरिस नाम की एक वैक्सीन है जो लोगों को दी जाती है, और इसको बनाया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इसको बनाया है, राइट।
E25 2025 एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर 2025 तक मलेरिया को खत्म कर देना है पूरी दुनिया से। ये WHO का एक इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चैट जीपीटी चैटबॉट के बारे में हमने पहले भी देख रखा है कि चैट जीपीटी चैटबॉट जो है ये एक्चुअली कह सकते हैं कि एक हमारे रिसेंट जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर एक रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। क्योंकि इसमें एक आप अगर चैट जीपीटी को आप यूज़ करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी जो है वो एक एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ही ईज़िली और बहुत ही कह सकते हैं कन्वर्सेशन के फॉर्म में ये हमें आंसर्स देते हैं। अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो इट विल आंसर यू, और फॉलो अप आंसर भी, यानी उस क्वेश्चन के फर्दर आंसर्स भी वो दे सकती है। चैट जीपीटी मैंने खुद से यूज़ किया है और ये काफ़ी काम की चीज़ है। आप इफ़ यू वांट इट यू कैन गूगल इट एंड यू कैन यूज़ इट। ठीक है, तो चैट जीपीटी। अब इसके बारे में समझना है कि जीपीटी आखिर सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी से क्वेश्चन क्या आएंगे, जीपीटी का मतलब क्या होता है ये पूछा जा सकता है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये जो है जीपीटी का मतलब है। चैट जीपीटी ये थर्ड जनरेशन है, राइट। इसके पहले वाले जो एआई थे वो थोड़े बेस लेवल के थे जो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी हमारे को मिलते हैं। पर यहाँ पे जो चैट जीपीटी है ये थर्ड जनरेशन का जीपीटी, जनरेटिव प्री डिटरमिन्ड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर यूज़ करता है, राइट। तो ये इसमें अब एक्चुअली अभी काफ़ी ये फेमस था चैट जीपीटी, और इसने कई सारे मेडिकल यूएस की जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसने भी उसको भी इसने पास कर लिया है। आप इससे एक क्वेश्चन पूछोगे ये बहुत ही सुंदर, और ये ऐसे लिख सकता है, ये पोएम लिख सकता है, पर इसके अंदर कुछ बायसेस भी है। जैसे इसको पूछो ट्रम्प के बारे में तो इट विल नॉट टेल यू एनीथिंग गुड अबाउट ट्रम्प, पर इट विल टेल यू लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट बाइडेन, जो बाइडेन। क्योंकि अगर आप उसको बोलो कि जो बाइडेन पे एक जोक करो तो ये मना कर देगा, पर ट्रम्प के बारे में जोक करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम थिंग अगर उसको बोलो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बारे में जोक करने के लिए तो इमीडिएटली बोल देगा कि नहीं नहीं, रिलीजियस फिगर्स के बारे में जोक नहीं करना चाहिए। पर इसको बोलो कि अगर कृष्णा या राम के बारे में जोक करो तो इट्स ओके, ये जोक कर देगा। तो इस तरीके से इसके अंदर बाइसेस भी है, ये वुमेन की डेफिनेशन भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे बायसेस हैं इसके अंदर, चैट जीपीटी के अंदर। पर देखते हैं फ्यूचर में कैसे ये इवॉल्व होता है, लेट्स सी। ये कोड भी कर सकता है आपके लिए, अगर आप चाहो तो आपके लिए कोड भी कर देगा। ज़ॉम्बी वायरस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज़ॉम्बी वायरस। अब क्या है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो 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 आइस कैप है, जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिक में, वो मेल्ट हो रहे हैं। तो उसके अंदर जो वायरस जो बचे हुए थे, जो एक्चुअली प्रिजर्व थे बहुत टाइम तक बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, अब वो बाहर आ रहे हैं। अब 48,500 ईयर्स ओल्ड ज़ोंबी वायरस जो है वो रशिया के फ्रोजन लेक से बाहर आ गया है। और ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, क्योंकि अगर आइस पिघलता है तो वहाँ पे जो वायरस जो कभी एक टाइम तक वहाँ पे प्रिजर्व थे या फिर वहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में थे, अभी वो लाइव हो जाएंगे, क्योंकि वायरस के लिए जस्ट इन्वायरमेंट चेंज होने की ज़रूरत है और वो लाइफ में आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड है ये, राइट। 13 न्यू पैथोजेंस जो है ज़ॉम्बी वायरस के हमें देखने को मिले हैं, और ये रशिया के फ्रोजन लेक्स जो है अंटार्कटिका में, वहाँ से देखने को मिले हैं हमें। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च्ड हो गया है। अब इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने देखा था इसके पहले जो विक्रम एस है, विक्रम एस, ये फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है, प्राइवेट लॉन्च पैड ये है नया। इसके पहले हमने विक्रम एस जो है ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है ना, ये लॉन्च पैड है। देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि व्हीकल लॉन्च पैड में डिफरेंस है। लॉन्च पैड इसने व्हीकल जो ये विक्रम एस जो है ये इसने इसरो की लॉन्च व्हीकल यूज़ करी थी, लॉन्च पैड यूज़ करी थी, सॉरी, इसरो की लॉन्च पैड इसने यूज़ करी थी। पर ये जो है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड भी बना ली गई है, अग्निकुल कॉस्मोस के नाम से ये प्राइवेट लॉन्च पैड भी बनाई गई है। इसने अग्निकुल के नाम से ये लॉन्च पैड है, और इसने अग्निकुल नाम की मिसाइल भी फायर की है, जिसमें यहाँ पे दिखा दूं आपको। अग्निबाण, सॉरी, नॉट अग्निकुल, अग्निकुल इज द लॉन्च पैड, अग्निबाण इज द मिसाइल। तो इसने 100 किलो की जो उसकी पेलोड है, कैपेसिटी है उस अग्निबाण की, वो लॉन्च करी है यहाँ पे। अब नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसके जो अंदर जो इंजिन्स है
और 3D प्रिंटेड इंजन है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसी इंजन यूज की जा रही है हमारे लॉन्च पैड के लिए, जो या फिर रॉकेट के लिए, जो कि 3D प्रिंटेड है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये 3D प्रिंटेड इंजन हैं। देन अग्निलेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। उसका जो इंजन है उसका नाम अग्निलेट है। अग्निबाण इज द रॉकेट, अग्निलेट इज द इंजन, अग्निकुल इज द लॉन्च पैड। आपको ये सब नाम जो है वो ध्यान रखने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो इंजन है वो क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। मतलब सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब, क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है बहुत ही लो टेम्परेचर वो काम करेगा। यानी कि इंजन जो है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है वो फ्रोजन फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली गैसियस फॉर्म में होता है। उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए टेम्परेचर काफी कम करना होता है, यानी कि आपका इंजन जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे। यानी आपकी जो इंजन है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो क्रायोजेनिक इंजन होगी। उसमें लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही मिलेगा हमें काफी लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर ब्रीदिंग इंजन्स। अब ये क्या है, अब इसके अंदर एक रैमजेट एंड स्क्रैमजेट नाम की दो इंजन्स आपको देखने को मिलेंगी। स्क्रैमजेट इंजन है टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग इंजन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले। India is the fourth country to demonstrate the flight testing of a scramjet engine. स्क्रैमजेट इंजन एक्चुअली वो इंजन है जिसके अंदर कोई भी रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि जेट इंजन में एक रोटेटिंग कंप्रेसर होता है जो सामने से इंजन जो एयर सक करता है उसको बर्न करने के लिए यूज करता है, फ्यूल को बर्न करने के लिए, और फिर उसको एक थ्रस्ट के साथ पीछे से फोर्स आउट करता है। तो उससे क्या है कि आपको एक थ्रस्ट मिलता है उस इंजन को, और जो अगर वो एयरक्राफ्ट है या रॉकेट है तो वो एक प्रोपल्शन फोर्स के साथ वो फ्लाई करेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या है कि जो स्क्रैमजेट या फिर रैमजेट इंजन है वो उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग कंप्रेशर नहीं होते हैं। दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि उसके अंदर जो स्पीड होती है उसी स्पीड का यूज करके वो एयर को कंप्रेस कर लेता है। ये इसकी यूनिक चीज है, ठीक है ना। एयर ब्रीथिंग इंजन इज एन इंजन दैट टेक्स इन एयर फ्रॉम इन एयर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स टू इन ऑर्डर टू बर्न फ्यूल। आसपास के इंजन से, आसपास क्या सराउंडिंग से वो एयर लेता है एयर फ्यूल को बर्न करने के लिए, पर वो किसी कंप्रेसर का यूज नहीं करता है। ये जस्ट इंटरनल कंबशन इंजन होता है। टाइप्स क्या है, अब इसमें रैमजेट टाइप की इंजन है जिसके अंदर विदाउट ए रोटेटिंग कंप्रेसर, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता है। रामजेट्स वर्क एफिशिएंटली एट सुपरसोनिक स्पीड बट दे आर नॉट एफिशिएंट एट हाइपरसोनिक स्पीड्स। यानी कि सुपरसोनिक स्पीड तक तो वो काम करते हैं। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है 5 मैक से ऊपर अगर है तो वो 5 मैक के अंदर अगर है तो वो सुपरसोनिक है, 5 मैक से ऊपर है तो वो हाइपरसोनिक हो जाते हैं। तो यानी कि 5 मैक्स तक वो तो मैक का मतलब होता है अगर साउंड की स्पीड के बराबर अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रही है तो दैट इज मैक, 1 मैक। 1 मैक का मतलब साउंड की स्पीड। तो इसका मतलब है कि साउंड की स्पीड के 5 टाइम्स स्पीड तक रैमजेट इंजन काम करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। उसके लिए हमने बनाया है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट इंजन्स जो है वो 5 मैक से ऊपर भी काम करेंगे और वो हाइपरसोनिक स्पीड में भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस दिस दैट इज स्क्रैमजेट इंजन्स जो कि सुपरसोनिक स्पीड और हाइपरसोनिक स्पीड दोनों पे ही काम करते हैं, राइट। अब ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन्स भी बनाए गए हैं जो हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक स्पीड दोनों में ही काम करते हैं। दैट इज एन इम्प्रूवमेंट, और इसको कह सकते हैं कि एक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है दो ये सारे टॉपिक्स हमारे हमारे फर्स्ट एपिसोड के खत्म हुए हैं। यहाँ पे एयर ब्रीदिंग इंजन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रैमजेट एंड रैमजेट इंजन्स क्या होते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन्स है उसके अंदर कोई भी मूविंग कंप्रेसर नहीं होता है। रैमजेट इंजन्स जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करते हैं, पर स्क्रैमजेट इंजन्स जो है वो हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक स्पीड दोनों पे ही काम करते हैं। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है, फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। सेकंड लेक्चर के साथ हम जल्दी, इसके बाद आप सेकंड लेक्चर, नॉट जल्दी, ये सारे एक साथ ही अपलोड होंगे। आप सेकंड लेक्चर इसके बाद जस्ट देख सकते हैं, इसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।